आपको अपनी पिछली वीडियोस में नाउन के बारे में बताया था। नाउन और प्रोनाउन क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है तो नाउन और प्रोनाउन को पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला होता है पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा होता है टेंस। अगर हम ये दो चीज सीख लेते हैं तो हमारी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है और हमारी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अच्छा होता है। बल्कि पूरा ग्रामर ही इसी पर बेस है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर और टेंस पर। चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे सिंटेक्स हो, ये सब हमारा किस पर डिपेंड है? अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर और टेंस पर। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में तो नाउन के बारे में बता ही दिया है। अगर आपको नाउन के बारे में पढ़ना तो हमारी लिंक पे जाइए और नाउन को सर्च करिए। आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के स्थान पर बोला जाता है, नाउन की जगह बोला जाता है। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम। इसकी जगह हम जिन शब्दों का यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। एज एग्जाम्पल, जैसे सोनी इज माई कजिन, शी लिव्स इन गुजरात। तो सोनी क्या है? ये नाउन है, लड़की का नाम है। तो ये तो हो गया हमारा नाउन। सोनी इज माई कजिन, सोनी मेरी कजिन है। शी लिव्स इन गुजरात, वो गुजरात में रहती। तो शी किस गुजरात में रहती? कौन? सोनी, माई कजिन। तो शी किसके लिए आया है? सोनी के लिए। तो जो नाउन की जगह पर बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब ये हमारे जो है ये 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। यानी प्रोनाउन हमारे कितने तरह के होते हैं? 9 तरह के होते हैं। तो पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। अब ये इतने सारे प्रोनाउंस हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इसको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। और इसलिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रोनाउन की तरफ, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जगह पर बोला जाता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम की जगह पर बोला जाता है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते 3। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन, बोलने वाला जिससे बात करता है यानी उसकी बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन कहलाता है। तो सुनने वाले के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे यानी सामने वाले से हम बात करने के लिए उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन। और फिर तीसरा नंबर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? हम जिसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है यानी बात को सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम यानी उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करता है। और सिंपल समझे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन की तरफ इशारा करता है। एज एग्जाम्पल, जैसे दिस इज माई बुक। हाँ, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये 4 होता है। पहला होता है दिस, दैट, दीज और दोज। बस ये 4 होते हैं। और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। यही दिस, दैट, दीज, दोज ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करेगा। जब इसके बाद नाउन आएगा तुरंत तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। इस तरह आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। और अगर इसके बाद तुरंत नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये 4 हमारे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं?
जो क्वेश्चन पूछता है, यानी जो शब्द क्वेश्चन पूछने का काम करता है वो शब्द क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इनसे हम क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। एज एग्जांपल जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछा गया ना, तुम्हारा क्या नाम है? हुज इज दिस हाउस, ये घर किसका है? हु आर यू, तुम कौन हो? whom do you like most, तुम किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो? whom did you give your book, तुमने अपनी किताब किसको दी? तो ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी नाउन की तरफ संकेत तो करता है लेकिन हमको ये नहीं बताता कि वो कौन है और कितना है। कौन है और कितना है। एज एग्जाम्पल जैसे अनदर, एनीवन, आइदर, ईच, एनफ, नाइदर, ये सब हमको बताता है हाँ कोई नाउन है और वो इतना है, लेकिन वो कितना है ये हमको नहीं बताता। एज एग्जाम्पल जैसे यू शुड टू टेक अनदर बुक फॉर यू, तो यू शुड टेक अनदर बुक, तुम्हें कोई दूसरी किताब लेनी चाहिए। वहाँ बहुत सारी बुक है लेकिन उसमें कौन सी किताब लेनी चाहिए ये हमको क्लियर नहीं होता है, कोई दूसरी किताब लेनी चाहिए। Anyone will not help you, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इसमें भी क्या है कि कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि इसमें किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। Everyone knows M.K. गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। इसमें सबके लिए बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। और हमको पता भी नहीं कि एवरीवन किसके लिए आया है, सबके लिए आया है, यानी जितने लोग हैं जो जो महात्मा गांधी को जानते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये किसी ऐसे नाउन या नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग की ओर इशारा करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते, जो पर्टिकुलर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है, यानी जो सब्जेक्ट के साथ आता है या सब्जेक्ट से संबंध रखता है, और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाता है, यानी प्रेडिकेटिव पार्ट में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये सब्जेक्ट पर असर डालता है, यानी सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन रखा कहाँ जाता है? प्रेडिकेटिव पार्ट में। रिलेटेड होता है सब्जेक्ट से और रखा जाता है प्रेडिकेटिव पार्ट में। एज एग्जाम्पल जैसे आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मैं इसे कर सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ, अपने आप कर सकती हूँ। तो माई सेल्फ किसके लिए है? आई के लिए। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, माई सेल्फ खुद, तो ये स्वयं या अपने आप, ये किसके लिए? आई के लिए आया है, लेकिन रखा कहाँ गया है? प्रेडिकेटिव पार्ट में। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। तो योर सेल्फ का संबंध किससे है? किससे ताल्लुक है उसका? यू से है। तो यू, योर सेल्फ कनेक्ट है यू से, लेकिन है कहाँ? प्रेडिकेटिव पार्ट में। Washington wanted to impress the principal, so he swept the room himself. वॉशिंगटन प्रिंसिपल को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कमरा स्वयं साफ किया। तो ये हिमसेल्फ किसके लिए आया? कमरा किसने स्वयं साफ किया? वॉशिंगटन ने। हिमसेल्फ सब्जेक्ट के लिए आया है, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है लेकिन प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट पर असर डालता है, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है लेकिन प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वैसे ही हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है लेकिन उस पर एम्फेसिस नहीं होता, उस पर जोर नहीं होता। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी बात पर जोर डालना होता है कि जो पर्टिकुलर वर्क है, जो पर्टिकुलर एक्ट है, एक्शन है, उसको सब्जेक्ट ने ही किया, उसके अलावा उसको किसी और ने नहीं किया। यानी एम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या है कि सब्जेक्ट अपनी बात पर जोर डालता है कि उसने इस कार्य को खुद किया है, किसी और से नहीं करवाया। एज एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए दोनों का सेंटेंस अलग अलग लिख दिया ताकि आपको दोनों प्रोनाउन में फर्क अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। आई विल डू इट माई सेल्फ। अब आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ कहाँ है? विल, ये वर्ब हो गया विल डू।
तो उसके बाद जो जहाँ से हमारा वर्ब शुरू होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो माई सेल्फ कहाँ आया? प्रेडिकेट पार्ट में, लेकिन है किसके लिए? आई के लिए, यानी सब्जेक्ट के लिए। तो प्रभाव किस पर डालता है? आई पर, लेकिन है कहाँ? प्रेडिकेट वाले पार्ट में। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये हम नॉर्मली बात करते हैं तो कहते हैं, लेकिन हमें अपनी बात पर जोर नहीं डालना होता है। ही वेंट देयर हिमसेल्फ, वो स्वयं ही वहां गया था। तो हिमसेल्फ ही के लिए आया, यानी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन है कहाँ पर? प्रेडिकेट पार्ट में, यानी ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में। शी हैड डन इट हरसेल्फ, उसने इसे स्वयं किया था। तो हरसेल्फ किसके लिए आया है? शी के लिए आया है, और कहाँ है? ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर। वी मेक दिस अवरसेल्व्स, हम इसे स्वयं बनाते हैं। तो अवरसेल्व्स किसके लिए? हम स्वयं बनाते हैं। तो अवरसेल्व्स किससे रिलेटेड है? वी से, और है कहाँ पर? ऑब्जेक्ट वाली जगह पर है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है और प्रेडिकेट वाले पार्ट में आता है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता, वो अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसको अपने जस्ट बगल में रखता है, यानी हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो वो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ही इसे करूंगा और इसे और कोई नहीं करेगा, यानी मेरे अलावा इसे और कोई नहीं करेगा, ये मैं ही करूंगा। तो ये अपनी बात पर जोर डालने के लिए होता है। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, वो स्वयं ही वहां गया था, यानी वही गया था, उसके अलावा और कोई नहीं गया था। तो उसने अपनी बात पर जोर डालने के लिए क्या कहा? ही हिमसेल्फ, यानी अगर हम बताएंगे तो क्या कहेंगे? वही वहां पर गया था, उसके अलावा और कोई नहीं गया था। शी हरसेल्फ डन इट, इसे उसने ही किया, इसे स्वयं उसने किया, यानी उसके अलावा किसी और ने नहीं किया है। वी आवरसेल्व्स मेक दिस, इसे हम ही बनाते हैं, या इसको हम स्वयं बनाते हैं, हमारे अलावा और कोई दूसरा नहीं बनाता है। तो हमें जब अपनी बात पर जोर डालना होता है, अपनी बात में वजन पैदा करना होता है, तो हम किस प्रोनाउन का यूज करते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो प्रोनाउन दो क्लासेस को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में भी वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, लेकिन वो सेंटेंस के बीच में आते हैं और वो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। मतलब ये नाउन, उसका नाम लिखने के बजाय हम क्या करते हैं? ये सारे क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं और बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माने जोड़ने वाला, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके हम एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा। एज एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे द बॉय केम हियर इज माई ब्रदर, वो लड़का जो यहाँ आया था मेरा भाई है। ये दो सेंटेंस है, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया गया। ये दो सेंटेंस अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? द बॉय केम हियर, लड़का यहाँ आया था। द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है। तो हमने लड़का और लड़का, बॉय और बॉय को दो बार नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया? हमने उस सेंटेंस को क्लास बना करके यहाँ रख दिया है। हु केम हियर, जो यहाँ आया था। तो द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर, हु किसके लिए आया है? जो। तो कौन आया था? बॉय। तो बॉय किसका प्रोनाउन है? हु का, सॉरी, हु किसका प्रोनाउन है? बॉय का। हु को हम बॉय की जगह यूज करते हैं। तो हु हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव इसलिए क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और ये क्लास बनाता है। द बॉय whom the teacher beat was absent, वो लड़का जिसको टीचर ने पीटा absent था। तो absent कौन था? बॉय। तो वहां भी बॉय होगा और यहाँ भी बॉय है, तो हम उसको दो जगह बॉय बॉय ना लिखकर क्या करते हैं? क्योंकि वो बॉय ऑब्जेक्ट में चला गया था, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? whom यूज करते हैं। तो यहाँ हमने क्या यूज किया है? whom। द बॉय whom the teacher beat was absent, वो लड़का जिसको टीचर ने पीटा absent था। तो जिसको, ये जिसको किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है ना, तो ये बॉय का रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक विच यू हैव लॉस्ट इज माइन, वो किताब जो तुमने खो दी मेरी है। तो ये विच, जो, तो ये जो किसके लिए आया? बुक के लिए आया। ये विच जो है ये बुक का रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां हमको बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर आया है तो लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, विभाजित करना। तो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है
कि जो एक ही ग्रुप के पर्सन, प्लेस और थिंग को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। पर्सन, प्लेस और थिंग के एक ग्रुप के हर पर्सन को अलग अलग डिवाइड करता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमारे 4 होते हैं। पहला ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। ईच ऑफ बॉयज कैन टेक हिज बुक। ईच ऑफ बॉयज, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि ईच ऑफ बॉयज, ईच के बाद जो हमारा नाउन आया है बॉयज, वो प्लूरल में है। और ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। एवरी के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। आइदर के तुरंत बाद नाउन आएगा तो एडजेक्टिव, नाइदर के तुरंत बाद आएगा तो एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर उसके बाद ऑफ आता है फिर नाउन आता है तो वो हमारा प्रोनाउन होता है। और ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल का आता है। लेकिन अगर ऑफ के बगैर नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर की ही आती है। तो ईच ऑफ बॉयज कैन टेक हिज बुक, प्रत्येक लड़का अपनी बुक ले सकता है। इसका मतलब ये कि जितने भी बॉयज हैं वो अपनी बुक को ले सकते हैं वन बाय वन, यानी एक एक बॉयज। एवरी ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग ऑन टूर, प्रत्येक लड़की यानी जितनी लड़कियां उनमें से सारी वन बाय वन कहाँ जा रही हैं? टूर पर जा रही हैं, टूर पर जा रही हैं। यू मे बाय आइदर ऑफ द पेन्स, तुम ये जो इतनी सारी पेन्स रखी यानी ये जो पेन्स है प्लूरल है, कलमे है, इनमें से तुम कोई भी एक पेन ले सकते हो, यानी वन। दे कैन रीड नाइदर ऑफ नॉवेल्स, वे जो नॉवेल्स है उसमें से किसी को भी पढ़ नहीं सकते। तो आइदर, नाइदर, ईच और एवरी क्या होता है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ये एक ही ग्रुप के सारे लोगों को अलग अलग डिवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है और पॉसेसिव कहते हैं अधिकार को। यानी पॉसेसिव प्रोनाउन हमें बताता है कि पर्टिकुलर नाउन, ये जो प्रोनाउन है उसका संबंध नाउन से है। यानी पॉसेसिव प्रोनाउन किससे संबंध को प्रकट करता है? नाउन से। पॉसेसिव प्रोनाउन इंडिकेट करता है नाउन की पोजीशन को, कि जो नाउन है उसका रिलेशन किससे है। एज एग्जाम्पल माइन, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स और इट्स, ये बताएगा कि नाउन किसका है। नाउन यानी जो नाउन है इससे उसका क्या रिलेशन है। एज एग्जाम्पल जैसे द बुक ऑन द टेबल इज माइन, मेज पर रखी हुई किताब किसकी है? मेरी है। तो माइन का संबंध किससे है? मेरी है ना। बुक किसकी है? मेरी। तो बुक का अधिकार किसका है? मेरा है। तो बुक संबंधित है माइन से। इज दिस हाउस योर्स, क्या ये घर तुम्हारा है? तो हाउस किससे के अधिकार को प्रकट करता है? योर्स को। घर किसका है? योर्स, तुम्हारा है। दीज चिल्ड्रन आर हर्स, ये बच्चे उसके हैं। दीज चॉकलेट्स आर देयर्स, ये चॉकलेट उनके हैं। एक चीज याद रखिएगा कि माइन, योर्स, हर्स और देयर्स ये बन जाता है माई, योर, हर और देयर। तो ये एडजेक्टिव बन जाता है और इसके तुरंत बाद नाउन आता है। लेकिन इसमें इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आता। ये क्या कहलाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आज के लिए हमारी इतनी वीडियो काफ़ी है। हमने आपको प्रोनाउन बताया है और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे।